सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जयपुर के इतिहास की बात करेंगे, मतलब जयपुर और आमेर के कछवाहा राजवंश की बात करेंगे। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं जयपुर के कछवाहा राजवंश की। हाड़ौती से देव की लाडली आपको प्रणाम, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, प्रतापगढ़ से प्रणाम, भीलवाड़ा से प्रणाम, धौलावीरा से प्रणाम, मारवाड़ की पावन धरा से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। मुखर्जी नगर से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम, राम राम। तो आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बात करते हैं जयपुर के इतिहास के बारे में कि इतिहास से संबंधित हमारे जिला दर्शन में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बिल्कुल प्रिंस जी चित्तौड़ से प्रणाम कर रहे हैं, राजेश राज जी रणथंभौर से प्रणाम कर रहे हैं, दिनेश जी गुड़ामालनी से प्रणाम कर रहे हैं। बिल राजेश राज जी रणथंभौर, बिल्कुल सभी के कमेंट देख पा रहा हूं मैं। बात करते रहेंगे बीच में। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूले। बिल्कुल हाँ जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जयपुर के इतिहास के बारे में। जयपुर के इतिहास में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है दूल्हे राय या तेजकरण का। अभी हम जयपुर की स्थापना की भी बात करेंगे जब सवाई जय सिंह जी की बात आएगी, लेकिन प्रारंभ में इनका इतिहास जो है वो कहां से प्रारंभ होता है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले दूल्हे राय से। दूल्हे राय का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था तेजकरण। इनको ढोला भी कहा जाता था। बहुत सारे फैक्ट जो है वो इनसे संबंधित बनते हैं, आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। तेजकरण की हम बात करते हैं, ये कहां के शासक थे? शासक के बारे में, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ये गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक। मारवाड़ में जो ढोला मारू के गीत चलते हैं ना, उन्हीं से संबंधित जो है इस प्रकार से ये फेमस है। ढोला मारू गीत जो है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। ढोला मारू चित्र जो है वो मारवाड़ चित्र शैली का है। ढोला और मरवण की जो कहानियां हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं कथा जो है बहुत ही प्रासंगिक है। तेजकरण, मूल नाम इनका तेजकरण था, बचपन का नाम तेजकरण था। दूल्हे के समान सुंदर होने के कारण इनको दूल्हे राय के नाम से जाना गया। इन्हें धौला राय भी कहा जाता है। ये गागरोन के शासक थे। इनके पिता का क्या नाम था? तो सोढ़ा सिंह के पुत्र, सोढ़ा सिंह के ये पुत्र हुआ करते थे। इनका संबंध जो है वो नरवर के जंगलों से बताया जाता है कि वहां से इनकी शाखा निकली है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जब जयपुर के इतिहास में, तो जयपुर में हम बात कर रहे हैं कि तेजकरण या दूल्हे राय जो है उन्होंने जयपुर में शुरुआत कहां से करी? तो यहां पर हम बात करते हैं इन्होंने दौसा के बड़ गुर्जरों को पराजित कर दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दौसा को अपनी राजधानी बनाया। अब इनके बारे में ऐसा कहा भी जाता है कि जो दौसा क्षेत्र था वो दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरफ चौहानों का साम्राज्य था, दूसरी तरफ बड़ गुजरों का साम्राज्य था। तो उस समय जो चौहान शासक हुआ करते थे जिनका नाम था रालभ सिंह, उन्होंने अपनी पुत्री सुजान कंवर का विवाह इनके साथ किया और इसी के साथ में इनको वहां का दामाद बना लिया। और बाद में कहा गया कि भाई यहाँ पर बड़ गुजर जो है हमें परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर आप आइए, इनको पराजित कीजिए और जो हिस्सा उनका है वो हम आपको दे देंगे और जरूरत पड़ी तो हमारा जो हिस्सा है वो भी हम आपको दे देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गागरोन से इनका आगमन जो है वो कहां पर हो जाता है? वो दौसा की तरफ हो जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं चौहान राजकुमारी सुजान कंवर से विवाह किया। सुजान कंवर से विवाह किया। तो सुजान कंवर के विवाह करने के साथ ही इनका जो आगमन है वो कहां पर हो जाता है? दौसा में हो जाता है। तो हम बात करते हैं इनकी प्रारंभिक जो राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी जो है वो कौन सी बन जाती है? वो इनकी दौसा बन जाती है। तो प्रारंभिक राजधानी इनकी दौसा बन जाती है। और यहां पर यदि हम बात करें कि ये स्थापना कब करते हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं कछवाहा वंश की स्थापना, कछवाहा वंश की
स्थापना जो है वो इनके द्वारा कब की जाती है, वो इनके द्वारा की जाती है 1137 ईस्वी के अंतर्गत। 1137 में ये कहां पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं दौसा में। यहाँ के बड़ गुजरों को पराजित करते हैं, दौसा को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहीं पर चौहान राजकुमारी सुजान कंवर से विवाह करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मरवण जो है, जिसे मारू कहा जाता है, उनके साथ भी इनका विवाह हुआ था। मारू पुंगल प्रदेश की राजकुमारी थी और ढोला जो थे उस समय इनके पिता थे सोड़सिंह, जो कहाँ के शासक थे, गागरोन के शासक थे। बाद में ये कहाँ के राजा बनते हैं, ये वहीं के राजा बनते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बचपन में इनका विवाह, बचपन में इनका विवाह मारू पुंगल की राजकुमारी मारू से हुआ था। तो इनके बचपन में जो शादी हुई थी तब इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी शादी जो है वो 3 वर्ष हुआ करती थी और लगभग 1.5 वर्ष की आयु जो थी वो मारू की हुआ करती थी। बचपन में शादी हो गई, इनको कुछ ज्यादा पता था नहीं उसके बारे में। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये बड़े हुए, शासक बने, तो 1 से अधिक विवाह करने का उस समय रिवाज हुआ करता था। उधर पुंगल प्रदेश जो कि बहुत दूर पड़ता था गागरोन से, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। पुंगल प्रदेश की बात करें तो यह क्षेत्र बीकानेर में पड़ता है। वहां से कई बार पत्राचार हुए, संदेश भेजे गए कि भाई आप आइए और अपनी पत्नी जिनके साथ आपने विवाह किया बचपन में, आप उनको लेकर के जाइए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां से जो भी दूत आते थे, यहाँ के जो लोग थे या फिर जो कह सकते हैं दूल्हे राय की अन्य जो रानियां थी, वो षड्यंत्र करके उनको मरवा दिया करती थी। लेकिन एक बार वहां से मंगनियार जाति के कुछ लोग आते हैं, वो इनको गाना सुनाते हैं यहाँ के, और गाना सुना के मंत्रमुग्ध कर देते हैं और उसमें कुछ कथा के माध्यम से मारू के सौंदर्य के बारे में वर्णन करते हैं। तब दूल्हे राय को अपने वो बचपन के दिन याद आते हैं कि यार मैंने एक बचपन में विवाह किया था, और उसी के लिए वापस कहते हैं कि ये मतलब गागरोन से पुंगल प्रदेश की ओर निकलते हैं और बीच में ये आ जाते हैं दौसा, जहां पर बड़ गुजरों को पराजित करते हैं। उसके बाद में रामगढ़ आ जाते हैं। और तो यहां पर हम बात करते हैं दौसा की। दौसा के बाद में ये कहां पर आ जाते हैं, रामगढ़ में आ जाते हैं। दौसा के बाद आ जाते हैं रामगढ़ और यहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जमुआई माता मंदिर बनवाया। जमुआई माता का मंदिर जो है वो इन्होंने यहां पर बनवा दिया था। अब जमुआई माता की यदि हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट जमुआई माता से बनता है। जमुआई माता जो है कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। तो यहां पर हम बात करते हैं कछवा राजवंश की कुल देवी। अभी आराध्य देवी की बात भी आगे आएगी, कुल देवता की भी हम बात करेंगे। जहां जहां पर जिनसे संबंधित जो फैक्ट आएगा हम उनसे संबंधित वहां पर वो बात करेंगे। बिल्कुल सभी को क्लियर है? हाँ जी, जमुआई माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, वो जमुआ रामगढ़ के अंदर है। इन्हीं के नाम पर रामगढ़ का नाम क्या पड़ गया, जमुआ रामगढ़ बन गया। और इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये दूल्हे राय की क्या थी, दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी। तो यहां पर प्रारंभिक तौर पर राजधानी ये किनको बनाते हैं, दौसा को राजधानी बनाते हैं। बाद में यहीं से पुंगल प्रदेश की ओर रवाना होते हुए रामगढ़ में आते हैं। यहां पर जमुआई माता का मंदिर स्थापित करवाते हैं। जमुआई माता कछवा राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। मंदिर कहां पर बना हुआ है, रामगढ़ में। यहीं पर बाणगंगा नदी पर रामगढ़ बांध बना हुआ है। जमुआई माता के नाम पर इस क्षेत्र जो विशेष को है रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी दूल्हे राय की, जिन्हें धौला राय भी कहा जाता है। बचपन और इनका मूल नाम था तेजकरण। कहां के ये शासक हुआ करते थे, गागरोन के ये शासक हुआ करते थे, सोडा सिंह के पुत्र थे। इन्होंने दौसा के बड़ गुजरों को पराजित किया और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ के शासक जो थे जिनका नाम था चौहान रालभ सिंह, उनकी पुत्री सुजान कंवर से इन्होंने क्या किया था, विवाह किया। मतलब चौहानों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और हम बात करते हैं यहाँ पर तेजकरण की, तो प्रारंभ में जो कछवा शासक थे वो
चौहानों के सामंत हुआ करते थे, बाद में कभी गुहिलों के भी सामंत रहे, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि चौहानों के साथ इन्होंने क्या कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। राजधानी के बारे में इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तेजकरण या दुले राय की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है और उनके समय में कौन कौन सा क्षेत्र जो था वो उनकी राजधानी में शामिल था। बचपन में इनका विवाह मारू के साथ हुआ था। मारू जो थी पुंगल प्रदेश की राजकुमारी थी। इनसे संबंधित हमने सारी जानकारी यहां पर ली। नेक्स्ट बात करते हैं, 1137 में इन्होंने स्थापना की थी कछवा राजवंश की। कहां पर, दौसा में इन्होंने स्थापित किया था। अब यहां से एक इनका इतिहास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोकिल देव के बारे में। कोकिल देव से संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, तो दुल्हे राय के ये पुत्र थे। दुल्हे राय के पुत्र थे। इनसे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या बनता है, वो ये फैक्ट बनता है कि इन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित करके, आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी बनाया। तो यहां पर अब राजधानी जो है वो क्रमांक अनुसार यदि हम बात करें तो राजधानी कहां पहुंच चुकी है, राजधानी की हम यहां पर बात करते हैं। राजधानी सबसे पहले कहां थी, दौसा राजधानी थी। उसके बाद कहां गई, रामगढ़ राजधानी गई। इसके बाद कहां आ गई, आमेर आ गई। और जो कहां तक, लगभग हम बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर 1727 में जब सवाई जय सिंह जी इसको बसाएंगे, 18 नवंबर 1727, तब तक राजधानी जो है वो क्या रहने वाली है, वो यहां पर आमेर राजधानी रहने वाली है। तो कोकिल देव से संबंधित ये फैक्ट है। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं, इन्होंने आमेर में कोई निर्माण कार्य वगैरह ज्यादा नहीं करवाया था। इन्होंने इतना किया था कि 1207 में यहां के मीणाओं को पराजित कर दिया और यहां पर आमेर क्षेत्र पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं कि कछवा राजवंश की तीसरी जो राजधानी है आमेर, वो इनके समय पहुंच चुकी है। दौसा और रामगढ़ जो है वो पहले से राजधानी रह चुकी है, जो कि दुल्हे राय के समय थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, रामगढ़ इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, लेकिन बाद में इन्होंने आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। आमेर में इन्होंने एक महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, उनका नाम है अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और कहां करवाया, तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। निर्माण ये आमेर के अंदर करवाया था। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं, यहीं के एक शासक थे जिनका नाम था रामदेव, है ना, रामदेव। इन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया था, कदमी महल। और यही कदमी महल जहां पर बनी एक छतरी में किनका राज तिलक होता था, कछवा राजवंशों का तिलक होता था, कछवा राजवंश के शासकों का राज तिलक होता था। तो यहां पर बात करते हैं, यहां स्थित एक छतरी में यहां के शासकों का राज तिलक होता था, राज तिलक होता था। तो ये एक पर्टिकुलर स्थान हो गया। तो यहां पर कोकिल देव के बाद में जो शासक बनेंगे जिनका नाम होगा रामदेव। तो प्रारंभ में इनसे संबंधित छोटी छोटी जानकारियां, व्यवस्थित इतिहास की बात करेंगे तो अभी बहुत ही कम समय में इनका एक व्यवस्थित इतिहास अपने को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल क्लियर है सभी साथियों को। तो यहाँ पर सभी साथी छापने की तैयारी करें, बढ़िया से नोट्स भी बना लें इनसे संबंधित। अब हम बात करते हैं पृथ्वी सिंह जी कछवा के बारे में। पृथ्वी सिंह जी कछवा के बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कई बार इनका नाम कई जगह आपको पृथ्वीराज भी मिलेगा। एक ही बात है, पृथ्वीराज कछवा कह दो, पृथ्वी सिंह कछवा कह दो, एक ही बात है। और ये यहाँ के एक प्रतापी शासक थे। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आमेर के प्रतापी शासक, आमेर के प्रतापी शासक हुआ करते थे। और इनके बारे में सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से
राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो यहां पर पृथ्वी सिंह जी या पृथ्वीराज कछवा के संदर्भ में यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कछवा शासक कौन थे जिन्होंने खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ में पाती पर्वन प्रथा के तहत इस युद्ध में भाग लिया था। तो वो शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह जी कछवा थे। इनके बाद में ऐसा कहा जाता है इनके पुत्रों में मतलब जो सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था भारमल। और उन्हीं से जो व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर हम उनके इतिहास की बात करेंगे। इनके पुत्र जिनका नाम क्या था? भारमल। और भारमल से क्या है व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ हो जाता है। यहीं से एक प्रकार से यहाँ पर जो मीणाओं को पहले पराजित किया गया है, यहाँ पर जो सबसे पहले बड़ गुजरों को पराजित किया गया है, यहाँ पर चौहानों के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए वो कहीं ना कहीं इनके आगे जाकर के समस्या क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम बात करते हैं आमेर में जब मीणाओं का शासन था, मीणाओं को पराजित करके कोकिल देव ने यहाँ पर आमेर को राजधानी बनाया। अब यहाँ पर मीणा जो है वो परेशान किसको कर रहे हैं? पृथ्वी सिंह को परेशान कर रहे हैं, पृथ्वीराज को परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये तो खानवा युद्ध में क्या है वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इनके बाद में भारमल जो है यहाँ के सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वो बनेंगे यहाँ के शासक। और इन्हीं से व्यवस्थित इतिहास जो है हमें देखने को मिलता है कछवा राजवंश के बारे में कि इनका जो मूल नाम था वो भारमल था। इन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम जो है वो एक ही व्यक्ति के नाम है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन्होंने संघर्ष करके आमेर का शासन प्राप्त किया। आमेर का शासन प्राप्त किया। अब मीणाओं से इनका संघर्ष चल रहा है। इन्होंने संघर्ष करके आमेर का शासन प्राप्त कर लिया। लेकिन इनको लग नहीं रहा था कि अब लंबे समय तक मैं यहाँ पर शासन कर पाऊंगा। तभी इन्होंने कूटनीति का परिचय किया। और यहीं पर हम बात करते हैं कि चगताई खा जो इनका एक मित्र हुआ करता था, उनके सहयोग से इन्होंने क्या कर ली? अकबर से मुलाकात कर ली। और चगताई खा के सहयोग से ही इन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अकबर पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए दिल्ली से कई बार अजमेर जाया करते थे। तो इसी मार्ग से गुजरा करते थे। सांबर वाला जो रूट था यहाँ से गुजरा करते थे। सांबर जो है वो जयपुर में है। तो यहीं पर दो व्यक्तियों का नाम आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक व्यक्ति का नाम है मजनू खा व चगताई खा। तो यहाँ पर मजनू खा व चगताई खा के सहयोग से अकबर से मुलाकात कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब यहाँ पर राजपुताना के प्रथम शासक हैं बिहारी मल या जिन्हें भारमल कह सकते हैं, जिन्होंने मुगलों के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो एक राजनीतिक कारण है, वो कोई दूसरा कारण नहीं है। राजनीतिक कारण मतलब अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए। क्योंकि इनके पूर्वजों ने मीणाओं को पराजित किया है, वहां के बड़ गुजरों को पराजित किया है, वो इनको परेशान कर रहे हैं, इनको आमेर पर शासन करने नहीं दे रहे हैं। ये बड़े ही चतुर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इनको पता था कि अभी मुगल सम्राट कौन है, अभी अकबर जो है वो दिल्ली के बादशाह हैं। अकबर के साथ यदि मेरे वैवाहिक संबंध बन जाए, किसी भी कारण से मेरे वो दामाद बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। और इसी राजनीति का इन्होंने परिचय देते हुए, कूटनीति का परिचय देते हुए अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब इनकी पुत्री का नाम क्या था? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर बात करते हैं पुत्री हरकाबाई का विवाह। और ये विवाह कब होता है? 1562 में। और कहां पर किया? सांभर के अंदर किया था। सांभर में यहाँ पर कहते हैं कि इनकी चमरी बनी हुई है, तो सांभर में इनकी चमरी बनी हुई है, यहाँ पर विवाह कर दिया। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, पुत्र जिसका नाम था सलीम, और यही बाद में जहांगीर के नाम से शासक बनेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राजपुताना के प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये भारमल जी से संबंधित पहली बात कि राजपुताना के प्रथम शासक
राजपूताना के प्रथम शासक जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, अकबर की अधीनता स्वीकार की, वे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, एग्जाम में कई बार उनके संबंध में भी पूछा जाता है। अकबर ने इनको अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि जो है वो देने वाले कौन है? अकबर। और किन को दी थी? भारमल को दी थी। अब इससे संबंधित आगे और भी प्रश्न बनते हैं, वो क्या प्रश्न हो सकते हैं? तो बात करते हैं यहां पर कि इन्होंने अकबर के सहयोग से, अकबर के सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन किया, नागौर दरबार का आयोजन किया। और ये नागौर दरबार जो है ये कब लगाया जाता है? 1570 ईस्वी के अंदर लगाया जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भारमल के बारे में। पहले महत्वाकांक्षी राजपूत शासक है, पहले राजपूत शासक है जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। अकबर ने इनको मनसब कितना दिया था यह भी कई बार पूछा जाता है। तो अकबर ने 5000 का मनसब दिया। अकबर के द्वारा एक मनसब प्रथा का क्या किया जाता है? प्रचलन किया जाता है। उनके जितने भी अधीनस्थ शासक है उनको एक प्रकार से सैलरी दी जाती है। अपने आप में ये एक पद होता था, एक ओहदा होता था, एक रैंक होती थी, जिससे किसी भी व्यक्ति के पद के बारे में, प्रतिष्ठा के बारे में पता चलता था। इसमें 5000 जात और सवार शामिल हुआ करते थे, मतलब 5000 रुपए रोकड़ा सैलरी, उसी के साथ 5000 सवार इनको मिलते थे, मतलब 5000 घुड़ सवार जो है वो इनकी पर्सनल सिक्योरिटी में इनके हमेशा साथ में रहते थे। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। नागौर दरबार में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, वो हमने मारवाड़ के इतिहास के संबंध में पूरा पढ़ लिया है। इस नागौर दरबार के संबंध में हमने पहले बहुत सारी जानकारी ले ली। यहां पर हम सिर्फ इतना बात करेंगे कि नागौर दरबार का आयोजन जो है वो भारमल के सहयोग से अकबर ने किया था। अकबर वहां पर आकर के शुक्र तालाब बनाने का एक बहाना बनाता है कि मैं तो यहां पर आया हूं, चूंकि यहाँ पर जल की कमी है इसलिए यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवा रहा हूं। लेकिन उनकी जो वो एक रणनीति थी सुलह कुल की, उसके साथ ही उनको पता था कि राजपूत शासक जितने भी हैं, अगर इनको मैं प्रतिरोधी रखूंगा तो ये मुझे कभी भी हिंदुस्तान का बादशाह एक प्रकार से ढंग से नहीं रहने देंगे, मुझे ढंग से शासन नहीं करने देंगे। तो उन्होंने सोचा था कि सबसे बढ़िया तरीका है राजपूतों के कंधों पे बंदूक लगा दो और बढ़िया गोली पीछे से चलाते रहो, नाम किनका रहेगा इनका, और अपना काम बन जाएगा। तो उन्होंने भारमल को सबसे आड़े हाथ लिया। भारमल की अपनी कमजोरी जो थी वो अकबर के लिए एक प्रकार से मजबूती का काम करती है। अकबर यही चाहता था कि राजपूताना के कोई ऐसे शासक मुझे मिल जाए कि वो मेरा साथ दें और मैं उनके सहयोग से दूसरे शासक जो हैं उनको अपने अधीन कर लूं। और यहीं पर हम बात करते हैं कि भारमल जो है वो भी परेशान थे। किनसे? मीणाओं से परेशान थे, बड़गुजरों से परेशान थे। उन्होंने परेशानी का कारण अकबर को बताया। चगताई खां के नेतृत्व में, चूंकि मजनू खां और चगताई खां को पता था कि अकबर जो है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए जियारत करने के लिए इसी मार्ग से जाता है, सांबर के निकट इन्होंने मुलाकात कर ली और वहीं पर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है हरका बाई जो है, जो इतिहास में मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध होती है, और ये जो उपाधि है वो इनके पुत्र सलीम के द्वारा इनको दी जाती है। तो इनके सहयोग से इन्होंने क्या कर लिया, वहां पर अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर लिया और बाद में इन्हीं से पुत्र उत्पन्न हुआ सलीम, जो कि आगे शासक बनता है। विवाह कहां पर हुआ था? सांबर में ये विवाह हुआ था। 1562 में विवाह हुआ था
संघर्ष के दौरान इन्होंने अकबर से संधि की थी। अकबर ने इनको अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी थी। 5000 का मनसब भी इनको प्रदान किया था। अब इसके अलावा हम बात करते हैं 1570 में जब इन्होंने नागौर दरबार लगाया था। इससे पहले हम बात करते हैं चित्तौड़ का तीसरा साका। तो यहां पर हम बात करते हैं अकबर के चित्तौड़ अभियान। अकबर के चित्तौड़ अभियान में साथ थे। तो चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? यह अभियान हुआ था 1567-68 में। 67 में आक्रमण किया। फरवरी 68 में अकबर का अधिकार जो है वो चित्तौड़ दुर्ग पर हो जाता है। बिल्कुल अकबर के पास संग्राम नामक बंदूक थी, वो भारमल के कंधे पे रख के एक प्रकार से चलाई थी, और जो कि जयमल जी के पैर में गोली लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी घायल शेर जो होता है, कहते हैं कि उसकी मार जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है, और वही परिणाम बाद में तीसरे साके के समय भुगतना पड़ा। अकबर को इतनी सैन्य हानि हुई थी, बाद में क्रोधित होकर के उन्होंने भारमल और भगवान दास के सहयोग से वहां पर एक फतेहनामा जारी करवाया, जिसे कत्ले आम का आदेश कहते हैं, और वहां पर बहुत सारे निर्दोष जो जनता थी उनको वहां पर मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे थे अकबर महान। तो यहाँ पर उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे कार्य भी करवाए इस कलंक को मिटाने के लिए। तो ये सारी घटना जो थी भारमल के समय ये सारी घटनाएं होती है। अब हम बात करते हैं भारमल के पुत्र भगवंत दास के बारे में। इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, इनके इतिहास में 2 नाम मिलते हैं, भगवंत दास और भगवान दास। ये एक ही व्यक्ति के नाम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो यहां पर हम बात करते हैं भारमल के ये पुत्र थे। भारमल के पुत्र अकबर की सेवा में उपस्थित थे, और चित्तौड़ के तीसरे साके के समय ये वहां पर होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के पास में भी ये जाते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं अकबर द्वारा राणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए शिष्टमंडलों में कौन से क्रमांक पर गए भाई? तीसरे मंडल में गए। और कब जाते हैं ये? तो 1573 को ये जाते हैं। इनसे पहले जलाल का कोरची और मान सिंह जो है वो ट्राई कर चुके होते हैं। मान सिंह के ये पिता थे। मान सिंह जी जो है वो डूंगरपुर अभियान करके आ रहे थे आसकरण के विरुद्ध। तभी अकबर का उनको संदेश आ जाता है कि आप एक बार महाराणा प्रताप से रामासामा करके आ जाओ, आप भी राजपूत हो, वो भी राजपूत है, हो सकता है कि आपस में विचार मिल जाए। लेकिन मामला तो उल्टा था कि भाई इन्होंने तो अधीनता खुद स्वीकार नहीं की, यहाँ पर तो इनके पूर्वजों ने अधीनता स्वीकार की, मतलब भारमल ने अधीनता स्वीकार की। तो वही गुलामी की जंजीरें भगवान दास, मान सिंह इन तक पड़ती गई। लेकिन वहां पर महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह जी, वो एक स्वाभिमानी शासक थे। उन्होंने शेरशाह सूरी के साथ तो कबड्डी का मैच करने से इनकार कर दिया, लेकिन अकबर के साथ में 2-2 हाथ करने को तैयार हो गए। तो महाराणा प्रताप उन्हीं के पुत्र थे, उन्हीं से उन्होंने संघर्ष सीखा था। तो वो कैसे अधीनता स्वीकार करते थे, मतलब ये भी क्या हो गए, असफल हो गए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं असफल रहे। अब यहां पर ये चित्तौड़ अभियान के दौरान भी अकबर के साथ थे। यहां पर इन्होंने तीसरे शिष्टमंडल के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन यहां पर मामला क्या है, कहते हैं कि नहीं जमता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इनसे संबंधित, इन्होंने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री जिसका नाम है मानबाई, जिनको शाह बेगम भी कहते हैं, शाह बेगम, या फिर इनको मन भावती भी कहते हैं, मन भावती, सुल्तानिसा भी इनको ही कहा जाता है, सुल्तानिसा। इसका विवाह किसके साथ कर दिया? इसका विवाह इन्होंने सलीम के साथ किया। सलीम के साथ विवाह किया।
अब यहाँ पर मामला हो गया गड़बड़। सलीम इनके क्या लगता है भाई, सलीम जो है वो हरका बाई का क्या है, पुत्र है। हरका बाई कौन है, भगवंत दास जी की बहन है। मतलब अपनी बहन के पुत्र के साथ क्या कर दिया, मतलब ममेरी बहन का फुफेरे भाई के साथ क्या हो गया, विवाह संबंध हो गया। और यहीं से एक प्रकार से एक ब्लंडर मिस्टेक जो है ये इतिहास में मानी जाती है। लेकिन क्या करें, ये भी एक राजनीतिक कारण था। अब इनको विवाह करना भी जरूरी था। अब यही मान बाई या शाह बेगम जो है वही आगे चल करके हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर मामला और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। क्या, इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है खुसरो। जब जहांगीर जो है वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तब अकबर के मन में ये आता है कि सलीम को है यहाँ का शासक नहीं बनाना है, खुसरो को शासक बनाना है। कहाँ का, यहाँ का शासक, दिल्ली सल्तनत का। अब मैं शासक जो है किसको दूंगा, मेरे बाद में सलीम को नहीं दूंगा, सलीम की आदतें खराब है, मैं इसके पुत्र खुसरो को शासक बनाऊंगा। और यहीं पर कहा जाता है कि जो सिखों के गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिखों के गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने इसको आशीर्वाद दिया। इनको आशीर्वाद दिया कि भाई तुम ही शासक बनोगे। इस बात से लेकर सलीम या जहांगीर नाराज हो जाता है। अर्जुन सिंह जी को यहाँ पर फांसी की सजा दी जाती है कि भाई आप मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मेरे जीते जी यदि आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो कि भाई शासक वो बनेंगे, इसका मतलब आप मेरे कट्टर विरोधी हो, आप मुझे शासक बनता नहीं देखना चाहते हो। इनको इस बात पर सूली पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तब माता मानबाई ने खुसरो की हत्या कर दी थी। और इतिहास में प्रथम पुत्र हंता माता के नाम से भी मानवती जानी जाती है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इनका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है कि इतिहास में यहाँ पर बात करते हैं प्रथम पुत्र हंता माता। पितृहंता तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, मेवाड़ में पितृहंता पढ़े हैं, मारवाड़ में पितृहंता पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पहली पुत्र हंता माता, क्योंकि यहाँ पर खुसरो जो है अपने पिता के खिलाफ क्या कर रहा है, बगावत कर रहा है। और गुरु अर्जुन देव ने इनको आशीर्वाद दे दिया है। अब इनके मार्ग क्या हो गए, प्रशस्त हो गए। और इन्हीं के साथी कौन है, इन्हीं के साथी हैं इनके मामा मान सिंह। वो इनको दे रहे हैं क्या, संरक्षण, कि भाई शासक किसको बनाएंगे, तुम्हारे कोई बनाएंगे। तो मान सिंह जी से भी सलीम की थोड़ी क्या है, कम बनती थी। वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो यहां तक हमने बात की। भारमल के ये पुत्र थे, अकबर की सेवा में उपस्थित रहते थे। इनको भी 5000 का मनसब दिया था। अकबर द्वारा राणा प्रताप के विरुद्ध जो भेजे गए शिष्टमंडल थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भगवंत दास को कौन से क्रम में भेजा था, तीसरे क्रम में इनको भेजा था। 1585 में इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था मानबाई, जिनको शाह बेगम भी कहते हैं, मन भावती भी कहते हैं, सुल्तानिसा भी कहते हैं, उसके साथ विवाह कर दिया। और उन्हीं से जो उत्पन्न पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुसरो। यहां पर हम बात करते हैं कि अकबर की सेवा में ये उपस्थित थे, अकबर इनकी सेवा से प्रसन्न थे। तो अकबर ने इनको नगाड़ा व ध्वज भेंट किया। ध्वज भेंट किया। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब भी कोई, देखो दिल्ली का सुल्तान है, दिल्ली का बादशाह है, जब कोई आपको भेंट दे रहा है तो अपने आप में हम कह सकते हैं इनका कद जो है वो मुगल दरबार में अपने आप स्वतः बढ़ जाता है। बिल्कुल यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है। भगवान दास के बारे में ये जानकारी थी। अब इनके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो जानकारी है वो हम मिर्जा राजा मान सिंह के संदर्भ में लेने वाले हैं। मिर्जा राजा मान सिंह बहुत ही इंपोर्टेंट शासक हैं। जयपुर के शासकों में सबसे रुतबेदार प्रथम शासक जो है वो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं मिर्जा राजा मान सिंह जी को। मिर्जा राजा मान सिंह जी की हम बात करते हैं कि मिर्जा राजा मान सिंह ये भगवान दास के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र थे। इनका जन्म कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म हुआ था मोजमाबाद में। मोजमाबाद में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो मोजमाबाद में इनका जन्म होता है। अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने
अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी। अब ये फरजंद क्या होता है? तो फरजंद होता है पुत्र के समान पुत्र, या हम दत्तक पुत्र कह सकते हैं। पुत्र के समान पुत्र या फिर दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र होता ना, उसके समान इनको क्या दे दी? इनके समान इनको उपाधि दे दी। अकबर से इनकी मुलाकात जो है, ऐसा कहा जाता है 1562 में इनकी प्रथम बार मुलाकात होती है, रतनपुर में मुलाकात होती है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब अकबर का विवाह हरकाबाई के साथ हो रहा था तब ये वहां पर उपस्थित थे। अकबर ने इनकी मतलब इनके चेहरे को देखकर, इनको देख करके एक वाक्य कहा था कि जब मान सिंह जो है वहां पर, इधर कहते हैं कि शादी हो रही है, इधर एक हाथी था अकबर का, वो हाथी बिगड़ गया। मान सिंह की उम्र उस समय लगभग 12 वर्ष हुआ करती थी। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि 1550 में इनका जन्म होता है, 1550 ईस्वी में जन्म होता है। और 1562 की हम बात करें, जब अकबर का विवाह हो रहा है, तब यहां पर ये मान सिंह जी जो है एक बिगड़े हुए हाथी को काबू में कर लेते हैं। तब अकबर कहता है कि वो कौन योद्धा है जिसने इस हाथी को, बिगड़ते हाथी को अपने काबू में किया है, मेरे सामने लाया जाए। तब मान सिंह जी वहां पर उनके सामने उपस्थित होते हैं। और कहा जाता है कि मान सिंह जी थोड़े काले कलूटे कलर के थे। इस फोटो में तो थोड़ा इनको गोरा वोरा बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर सम्मान देना जरूरी है। एक योद्धा की हम बात कर रहे थे, बड़े ही वीर योद्धा थे अकबर। इनकी एक प्रकार से वीरता से प्रभावित हो जाते हैं, और वीरता से प्रभावित होकर के इनको कहते हैं कि जब खुदा के घर पर नूर बट रहा था तब तुम क्या साहस और शौर्य मांग रहे थे? तो इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, खुदा के घर पर जब सुंदरता बट रही थी, सुंदरता से एक योद्धा का कोई लेना देना नहीं है। योद्धा का लेना होता है रण कौशल से। युद्ध के मैदान में योद्धा की जो वीरता है वो देखी जाती है, सुंदरता तो एक प्रकार से कोई मायने वहां पर नहीं रखती है। अकबर को जब इस प्रकार का जवाब इन्होंने दिया, अकबर इनसे बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि बारमल को इन्होंने कहा था अकबर ने कि भाई मुझे तो मान सिंह जी चाहिए। तभी मान सिंह जी वहां पर उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो लगभग जब 12 वर्ष की उम्र इनकी होती है तब ये वहां पर अकबर की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो अकबर इनको एक पुत्र के समान पुत्र मानता है। इनका लालन पालन जो है वो अकबर अपने ही पास करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इनसे संबंधित जानकारी है कि भाई मिर्जा राजा मान सिंह भगवान दास के पुत्र थे। मौजमाबाद 1550 में इनका जन्म हुआ। अकबर ने इनको फरजंद की उपाधि दी थी और ये अकबर की सेवा में चले गए थे। और इसके बाद में हम बात करें अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे, तो ये भी बात सही है। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर ने इनको 7000 का मनसब दिया था। 7000 का मनसब प्राप्त किया। 7000 का मनसब इन्होंने प्राप्त किया था। और यदि हम बात करें मुगल दरबार की, तो मुगल दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा जो है वो मान सिंह जी को माना जाता है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं इनके संबंध में। मुगल दरबार में सबसे सम्मानित हिंदू राजा, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुगल दरबार का इनको आधार स्तंभ भी कहते हैं, राय सिंह जी। और इनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती थी। भाई मान सिंह जी ने सबसे ज्यादा जो है वो कहते हैं कि अकबर के साम्राज्य का विस्तार करने का इन्होंने सहयोग किया था। अकबर ने इनको कहा था कि जहां जहां पर भी आप साम्राज्य पर कब्जा करोगे, झंडा वहां पर मुगल सेना का लगेगा, मुगल साम्राज्य का लगेगा, लेकिन वहां से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति और जो भी आप वहां से लूट कर लाओगे वो सब किसका हो जाएगा? वो सब आपका हो जाएगा। तो इसका फायदा उठाया मान सिंह ने। बहुत सारे सैन्य अभियान मान सिंह जी ने किए थे। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो इनके सैन्य अभियान थे, एग्जाम में कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। तो सैन्य अभियान के बारे में एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बन जाता है। सबसे पहला सैन्य अभियान जो है वो इन्होंने किसके विरुद्ध किया था? तो 1569 ईस्वी में प्रथम सैन्य अभियान किसके खिलाफ? रणथंबोर के सुरजनहाड़ा के खिलाफ। रणथंबोर के सुरजनहाड़ा के खिलाफ या सुरजनहाड़ा के विरुद्ध
अब चूंकि ये तो उस समय इनकी उम्र क्या है वो हम अनुमान लगा सकते हैं, 19 वर्ष की इनकी आयु है। तब इनका सहयोग कौन करेंगे? तब इनका सहयोग करेंगे भारमल व भगवंत दास। भारमल की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। भारमल व भगवान दास साथ थे। तो अपने दादा और अपने पिता के ये साथ में होते हैं और प्रथम सैन्य अभियान पर जाते हैं। रणथंभौर पर उस समय अधिकार होता है बूंदी के सुरजनहाड़ा का। अकबर के कहने पर ये वहां पर रणथंभौर पर अधिकार करते हैं। सुरजनहाड़ा को कन्वेंस करते हैं कि भाई आप जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार कीजिए, अभी हम अकबर का विरोध नहीं कर सकते, हम भी राजपूत हैं, आप भी राजपूत हो, जिस प्रकार से हम उनकी सेवा में हैं आप भी उनकी सेवा में आइए, सम्मानजनक अवसर पाइए। इस प्रकार का लालच दे करके हम कह सकते हैं कि सुरजनहाड़ा जो है वो उनको यहां पर अकबर की अधीनता स्वीकार करवा देते हैं। सुरजनहाड़ा बूंदी के शासक हैं और यहां पर अधीनता स्वीकार करने में यहां पर साथ देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इनका दूसरा सैन्य अभियान जो है वो किसके विरुद्ध होता है, तो यहां पर हम बात करते हैं 1572 में डूंगरपुर के आसकरण के विरुद्ध इन्होंने सैन्य अभियान किया था। इसके अलावा हम बात करते हैं 1573 की अकबर ने इनको कहां भेजा? राणा प्रताप के पास भेजा। शिष्टमंडल, दूसरे शिष्टमंडल में गए। ये मुलाकात इनकी कहां पर होती है? तो एक मुलाकात कहां पर हो जाती है इनकी मुलाकात हो जाती है राणा प्रताप के साथ में। अमर सिंह जी वहां पर आ जाते हैं। उदय सागर झील, और इसका अमर काव्य वंशावली में वर्णन दिया हुआ है कि राणा प्रताप से मिलने के लिए कौन आते हैं? मान सिंह जी वहां पर आ जाते हैं। मान सिंह जी के साथ बहुत सारी चोट हो जाती है वहां पर। जब ये गुजरात अभियान से लौट रहे थे, डूंगरपुर के आसकरण को पराजित ही किया था इन्होंने, और तभी यहां पर इनको अकबर का संदेशा मिल जाता है कि आप इधर से आ रहे हो तो महाराणा प्रताप से थोड़ा रामासामा आपको करते हुए आना है। और यहीं से ये कहां रवाना हो जाते हैं? उदयपुर रवाना हो जाते हैं। और रवाना होते हुए कह जाते हैं सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरी ये संधि विफल हो जाएगी तो मैं क्लास देखने वालों के क्या है एक प्रकार से ये आरोप प्रत्यारोप अकबर के पास जाकर के शिकायत करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि मान सिंह जी अकबर के पास जाकर आपकी शिकायत करें और अकबर जो है एक कड़ा वहां पर एक तरीके से फैसला ले जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध था। इस बात पर सभी साथी क्लास को लाइक करें और लेट जुड़े हुए साथी लाइक करते हुए क्लास को शेयर भी कर दें। तो यहां से मान सिंह जी कहां पहुंच जाते हैं? उदयपुर पहुंच जाते हैं। और जब महाराणा प्रताप को संदेशा भिजवाते हैं कि भाई मान सिंह जी पधारे हैं, उन्होंने कहा कौन मान सिंह जी? आमेर के शासक या फिर अकबर के दूत? इन्होंने कहा कि हम तो जापना का संदेश लेकर के आपके पास आए हैं। तो महाराणा प्रताप स्वयं मिलने के लिए इनसे नहीं आते हैं, वो कुंवर अमर सिंह जी को भेज देते हैं कि भाई राजा से मिलने का काम राजा करेंगे, बाकी आप एक प्रकार से हमारे पुत्र के समान हो, अकबर के दूत बन करके आए हो, अमर सिंह जी आपसे मुलाकात करेंगे। और वहां पर उदय सागर झील के वहां पर इनको भोज का आयोजन दिया जाता है कि भाई आप भोजन करिए। ये अपना अपमान समझकर बिना भोजन किए वहां से लौट जाते हैं कि भाई मुझसे महाराणा प्रताप मिलने के लिए नहीं आए हैं तो मैं भी बिना बातचीत किए जा रहा हूं, और महाराणा प्रताप को जो तकलीफ है उसकी दवाई अति शीघ्र लेकर के मैं उनके सामने उपस्थित होऊंगा। अमर सिंह जी भी थोड़े जोशीले थे, उन्होंने कह दिया बिल्कुल आ जाना मैदान में, एक दिन थोड़ा बढ़िया रामासामा कर लेंगे, एक फाइनल कबड्डी का मैच कर लेते हैं। मैदान भी बढ़िया देख लिया है हमने, हल्दी घाटी का मैदान बढ़िया है, तैयार मैदान है, वहां पर हम गिरेंगे तो थोड़ा लगने की संभावना कम है। बढ़िया शानदार कबड्डी का मैच कहां करेंगे? हल्दी घाटी के वहां पर करेंगे। बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो हल्दी घाटी में क्या करते हैं, आने वाले समय में इनके साथ मैच हो जाता है। तो यहां तक मान सिंह जी की हम बात कर रहे थे कि मान सिंह जी सुरजनहाड़ा के विरुद्ध अभियान करते हैं, कोई तकलीफ नहीं आती है, सुरजनहाड़ा को पराजित कर देते हैं, रणथंभौर पर अधिकार कर लेते हैं, बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भी कन्वेंस कर लेते हैं। उसके बाद में डूंगरपुर के आसकरण को पराजित कर देते हैं। अकबर के द्वारा राणा प्रताप के पास इनको भेजा जाता है दूसरे शिष्टमंडल के रूप में। ये अकबर के द्वारा भेजे गए महाराणा प्रताप के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर ये भी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शिष्टमंडल भी क्या हो गया?
असफल हो गया। भाई महाराणा प्रताप जो है जब इनको मना कर देते हैं तो तब अकबर के पास ये जाकर के कहते हैं कि महाराणा प्रताप बड़े अड़ीले व्यक्ति हैं, और उनसे भी अड़ीला व्यक्ति है उनका प्रधानमंत्री कौन, भामाशाह, वो उनको भड़काता रहता है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप कभी भी आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप कितने शिष्टमंडल भेज दो, लेकिन हो सकता है भविष्य में यदि कभी सैन्य कार्रवाई करने का अवसर मिले तो मुझे उसका मौका दिया जाए। मेरे अंदर बड़ी आग भड़क रही है, हल्दी घाटी के मैदान में मुझे एक बार कबड्डी का मैच वहां पर करना है। तो वहीं पर अकबर जो है इनको कहते हैं बिल्कुल आपको अवसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो समय आ जाता है साथियों जब इनको अवसर मिल जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया, मुगल सेना का नेतृत्व किया। अब यहां पर मुगल सेना का जब नेतृत्व करते हैं तब यहां पर हम कह सकते हैं कि इन्होंने जब प्रथम सैन्य अभियान किया था वो कहां किया था, सुरजनहाड़ा के विरुद्ध ये इनका था प्रथम अभियान। प्रथम अभियान एग्जाम में इनसे संबंधित दो प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए आमेर के मिर्जा राजा ने सबसे पहले मान सिंह जी ने किसके विरुद्ध अभियान किया था, तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध अभियान किया था। सुरजनहाड़ा कहां के शासक थे, बूंदी के शासक थे, रणथंभौर पर उनका अधिकार था। लेकिन हल्दी घाटी युद्ध की बात करें, ये इनका प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान था। भाई इसमें और स्वतंत्र और उसमें क्या अंतर है, उसमें इसमें यह अंतर है, उसमें जब ये उम्र इनकी छोटी होती है तो उस अभियान के अंतर्गत इनका साथ देते हैं जो कि भारमल और भगवंत दास इनके पिता और दादा, जबकि यहां पर ये स्वयं जो है यहां पर मुगल सेना का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इस युद्ध में इनके सहयोगी, इस युद्ध में इनके सहयोगी कौन थे, आसफ खां। आसफ खां जो है एक प्रकार से इनके सहयोगी होते हैं, सेकंड कमांडर होते हैं। और यहां पर हम लिख सकते हैं प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान, प्रथम स्वतंत्र सैन्य अभियान जो है वो ये हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 1580 में काबुल अभियान, काबुल अभियान जो है यहां पर ये जाते हैं। यहां पर कुछ जातियां थी जिनका नाम है रोशनियाई, रोशनियाई। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं यहां पर उज्बेक भी थे, रोशनियाई भी थी। तो यहां पर स्पेशली जो ये जाति थी रोशनियाई, इनका क्या किया, दमन किया। रोशनियाई जाति का क्या कर दिया, इन्होंने दमन कर दिया। और इसी के बाद में काबुल के ये यहाँ पर सूबेदार भी रहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ये यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या करते हैं, सैन्य अभियान करते हैं। इसके बाद में इनके जो प्रमुख सैन्य अभियान हैं उन सैन्य अभियानों में कौन कौन सा नाम आता है तो उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद में इनका नाम आता है बिहार अभियान, बिहार अभियान। इसके बाद में उड़ीसा अभियान, उड़ीसा अभियान। और इसके बाद में आता है बंगाल अभियान, बंगाल अभियान। और यहां से इनके जीवन में क्या कह सकते हैं, एक परिवर्तन आ जाता है जिसकी हम बात करेंगे। अभियान कब कब हुए, तो यहां पर हम इनसे संबंधित अभियानों के बारे में बात कर रहे थे। ये अभियान हुआ था 1587 में, ये हुआ था 1592 में और ये हुआ था 1594 में। यहां के उस समय शासक कौन थे, पूरणमल, पूरणमल को पराजित किया। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं रामचंद्र जी, इनकी पुत्री से विवाह किया, पुत्री से
विवाह किया, बहुत सारे विवाह इन्होंने किए थे। बंगाल के अभियान की बात करें, यहाँ के शासक थे केदार, केदार को पराजित किया। और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से वो शीला देवी की मूर्ति जो है लेकर के आमेर आते हैं। और यही एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनका कौन सा अभियान था जहां से ये शीला देवी की मूर्ति लाए। तो यहां पर बात करते हैं, यहीं से शीला देवी की मूर्ति लाए वे आमेर में स्थापित करवाया, आमेर में स्थापित करवाया। तो यहां पर इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इनके 2 पुत्र जो है वो यहां पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। बिल्कुल मुखर्जी नगर जो है वो तो दिल्ली में है। केदार वाले अभियान को आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो कौन सा है, ये अभियान है। यहां से ये कौन सी मूर्ति लाते हैं, शीला देवी की मूर्ति लाते हैं। राजस्थान के जो मंदिर है उसमें से जयपुर में स्थित जो मंदिर है, उन मंदिरों का अपना एक बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक है। उस टॉपिक को हम यहाँ पर एक साथ लेंगे बिल्कुल, जिसमें हम बात करेंगे इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है। शीला देवी की हम यहाँ पर बात करें तो शीला देवी जो है वो कछुआओं की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। कछुआ राजवंश की, कछुआ राजवंश की आराध्य देवी। या फिर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मिर्जा राजा मान सिंह की आराध्य देवी कौन थी, तो वो भी यही मानी जाती है। क्योंकि शीला देवी जो है वहां पर ऐसा वरदान था कि जहां पर ये प्रतिमा स्थापित है वहां के शासक को कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक कि वहां का शासक उनकी पूजा करेंगे। केदार यहाँ की पूजा कर रहे थे, तभी पूजा में भंग डाल दिया, रंग में भंग डाल दिया। किन्होंने, मान सिंह जी ने बंगाल पर क्या कर लिया, आक्रमण कर दिया। और यहीं से मूर्ति लेकर के आगे, कहां पर, आमेर में लेकर के आगे। और यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया था, इस मूर्ति को स्थापित कर दिया था। ये सारी जानकारी जो थी ये किससे संबंधित थी, हाँ इनके संबंध में ऐसा भी कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा इनकी रानियां थी। लेकिन मैंने आपको बताया नौकरी इनकी इतनी व्यस्त थी, अकबर इनको कभी भी छुट्टी नहीं देते थे, इनको छुट्टी कभी नहीं मिलती थी। ये बहुत ज्यादा इनको परेशानी रहती थी। बिल्कुल हाँ, तो अकबर के साथ ये रहते थे। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके बाद में मान सिंह जी से संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभियानों के हमने बात की, अब इनसे संबंधित निर्माण कार्य, निर्माण कार्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मान सिंह जी ने कौन कौन से निर्माण कार्य करवाए थे। तो यहां पर हम बात करते हैं, पहली बात तो इन्होंने मान महल बनवाए थे। मान महल ये कहां पर है, पुष्कर के अंदर है। पुष्कर कहां पर है, अजमेर है। बहुत पैसा था इनके पास में, बहुत सारे अभियान जब इन्होंने किए। इसके अलावा आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग व महल, आमेर के महलों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इसके अलावा हम बात करें गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, कौन सा वाला मंदिर, जो वृंदावन में है ना, वृंदावन वाला जो मंदिर है वो इन्होंने बनाया था। इसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर इन्होंने बनाया था। जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनाया जाता है। और ये जगत शिरोमणि मंदिर इनके पुत्र थे, एक जगत सिंह जो कि आगरा में शहीद हो गए थे। जगत सिंह की याद में। और इनकी माता का क्या नाम था, माता थी कनकावती। कनकावती ने ही ये मंदिर बनवाया था। लेकिन कौन बनाते हैं, यहाँ पर मान सिंह जी इस मंदिर को बनाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इन्होंने निर्माण कार्य करवाए थे। इन्होंने मानपुर बसाया था, मानपुर बसाया। इन्होंने अकबरपुर बसाया, अकबरपुर बसाया। तो यहां पर हम बात करते हैं अकबरपुर कहां पर बसाया, अकबरपुर बंगाल में बसाया। जबकि मानपुर कहां बसाया, ये तो
बिहार में बसाया था। इसके अलावा भी इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो हमारे राजस्थान में करवाए गए निर्माण कार्यों के बारे में, इनके बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के बारे में, मान महल इन्होंने पुष्कर में बनाए थे, आमेर महल इन्होंने बनवाए, यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर जो कि वृंदावन वाला है, उत्तर प्रदेश वाला, वो इन्होंने बनवाया था। जगत शिरोमणि मंदिर इन्होंने बनवाया, इनकी पत्नी जो थी कनकावती, इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनाया था। मानपुर कस्बा इन्होंने बसाया, अकबरपुर कस्बा इन्होंने बनाया था। और यहाँ पर हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जो है, दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत सारा खजाना था और ये जब भी अकबर के अभियानों में कोई भी अभियान करते, वहां से जो खजाना लूट करके लाते थे वो कहां पर रखते थे? यहाँ पर आमेर के पास एक पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है, जहां पर जय बाण तोप है। आगे हम मिर्जा राजा जय सिंह जी की बात करेंगे, वो इसके निर्माण कार्य को क्या करवाएंगे? पूर्ण करवाएंगे। बिल्कुल। पुंडरीक विठल इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। तो यहाँ पर इनके दरबारी रत्नों में तो बहुत सारों के नाम आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? पुंडरीक विठल। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दरबारी कवि या दरबारी विद्वान, और उसमें नाम क्या आ जाएगा? पुंडरीक विठल। पुंडरीक विठल। रागमाला, राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, और भी बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं। सबसे ज्यादा जो है वो यही पूछे जाते हैं। अब मान सिंह जी बहुत ज्यादा लंबी क्लास इनकी हो गई है, अब हम इनसे संबंधित नेक्स्ट शासक के बारे में बात करते हैं। इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भाव सिंह। भाव सिंह का जो शासनकाल है वो रहता है 1614 से लेकर के 21 का समय, जब मान सिंह जी की मृत्यु होती है। उनके बाद में हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जय सिंह जी से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये किनके पुत्र थे? तो यहां पर हम बात करते हैं महासिंह के पुत्र। महासिंह के पुत्र, ये महासिंह कौन थे? भाव सिंह के भाई। भाव सिंह के भाई थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनके दत्तक पुत्र थे। इनके दत्तक पुत्र जो है, इनको गोद ले लिया था भाव सिंह जी ने। और भाव सिंह जी के कार्यकाल की हम बात करते हैं, इनका कार्यकाल जो है 1614 से लेकर 1621 तक का इनका कार्यकाल माना जाता है, जिसमें कोई खास निर्माण कार्य वगैरह, युद्ध वगैरह इनके संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्हें जय सिंह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, 3 मुगल बादशाहों के ये समकालीन माने जाते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न भी बनता है। तो मुगल बादशाहों के समकालीन, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन। औरंगजेब के समकालीन ये हुआ करते थे। इसमें इन्होंने शाहजहां का क्या है पूरा कार्यकाल देखा था। और इसी के साथ हम बात करते हैं, इन्होंने इनके पुत्रों के उत्तराधिकार युद्ध में भी भाग लिया था। तो हम बात करते हैं पुत्रों के उत्तराधिकार में, उत्तराधिकार युद्ध में प्रारंभ में दारा शिकोह का साथ दिया। दारा शिकोह का साथ दिया। बाद में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब, जब औरंगजेब से इनकी मुलाकात होती है मथुरा में, तब इनको औरंगजेब की शक्ति का परिचय हो जाता है। इनको लग जाता है कि भाई भले ही दारा शिकोह ज्येष्ठता में शाहजहां के बड़े पुत्र हैं, लेकिन शासक जो बनेंगे वो औरंगजेब बनेंगे, और जो भावी शासक है उनसे अपने को क्या करना है, दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। इसी के साथ में औरंगजेब का ये साथ देते हैं। बाद में औरंगजेब शासक जब बन जाते हैं, तब इनकी कृपा दृष्टि औरंगजेब की इनके पर सदा बनी रहती है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित एग्जाम
एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या क्या पूछा जाता है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात करते हैं पुरंदर की संधि के बारे में। पुरंदर की संधि कब होती है? 11 जून 1665 को होती है। और ये जो संधि है पुरंदर जो है ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये संधि किन किन के बीच में होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। शिवाजी व जय सिंह फर्स्ट के बीच में। अब यहां पर होता क्या है, औरंगजेब जब इनको शिवाजी के विरुद्ध भेजते हैं तब ये वहां पर जाकर के पुरंदर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लेते हैं। शिवाजी को एक प्रकार से कहीं पर भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है। जय सिंह जी इनको ये बात समझाते हैं कि भाई मैं आपको वचन देता हूं, आपके मान मर्यादा की पूरी रक्षा की जाएगी, आपको मुगल दरबार में सम्मान दिया जाएगा, आप मेरे कहने पर यह संधि कर लीजिए। तब शिवाजी इनके साथ में ये संधि कर लेते हैं। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब इनको मतलब शिवाजी और जय सिंह जी दोनों आगरा में औरंगजेब से मिलने के लिए जाते हैं, औरंगजेब धोखे से इनको गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इनको राम सिंह की हवेली, राम सिंह जी कौन है? राजा जय सिंह जी के पुत्र है राम सिंह जी, उनकी हवेली में उनको रखा जाता है। और जब इस प्रकार का धोखा हो जाता है शिवाजी के साथ में, तब जय सिंह जी को भी बुरा लगता है कि यार मैंने जो इस प्रकार की बात करके मैंने जो वचन दिया था शिवाजी को वो पूरा नहीं हुआ। और वहीं पर शिवाजी अपने भाई हीरो जी की सहायता से वहां से फरार हो जाते हैं। बाद में इसका आरोप जो है ये भी औरंगजेब जय सिंह जी के ऊपर मढ़ते हैं कि भाई आपने जो है शिवाजी को यहाँ पर लेकर आए, लेकिन आपने उनको भगाने में सहयोग किया है, वापस जाइए, उनको पकड़ के लाइए। और उसके बाद में शिवाजी और इनके बीच में काफी संघर्ष होता है, लेकिन शिवाजी इनके हाथ में नहीं आते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि पुरंदर की संधि जो है वो किन के बीच में हुई है, कब हुई है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है पुरंदर की जो संधि है वो किस किस के मध्य हुई थी? जय सिंह जी के और शिवाजी के मध्य हुई थी। लेकिन कई बार जय सिंह जी का नाम नहीं आए तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? उस समय औरंगजेब शासक थे, तो औरंगजेब का नाम भी आ सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्होंने जयगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण कार्य जो है वो पूर्ण करवाया था। तो यहां पर हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया, तो जो कि मान सिंह जी ने प्रारंभ करवाया था, तो इन्होंने उसका निर्माण क्या है? पूर्ण करवाया। जहीं पर जय बाण तोप रखी हुई है, और जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता की तोप मानी जाती है। अब तक एक बार उसको टेस्ट किया गया था, उसका गोला भी कम से कम ऐसा कहते हैं कि 50 किलो का था, बहुत बड़ा भारी होता था, जो कि चाकसू में गिरा। लगभग वहां से 38 किलोमीटर की डिस्टेंस मानी जाती है उस तोप से चाकसू की। वहां पर वो गोला गिरता है, जहां पर वो गोला गिरता है वहां पर एक बड़े तालाब का निर्माण होता है जिसे गोले लाव तालाब कहते हैं। बिल्कुल इनको मनसब दिया था, बिल्कुल वो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अब हम उसकी बात करने वाले हैं इनके दरबारी की। इनके दरबारी के बारे में पूछा जाता है। वहां भले पुंडरीक विठल जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इनके दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उनका नाम क्या है? बिहारी। बिहारी इनके दरबारी है, जिन्होंने किसकी रचना की? बिहारी सतसई की इन्होंने रचना की, है ना। बिहारी सतसई जो है ये संगीत को लेकर एक ग्रंथ था, और प्रत्येक दोहे पर क्या कर दिया इन्होंने? एक स्वर्ण अश्रफी दे दी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर बात करते हैं इसके प्रत्येक दोहे पर जय सिंह जी ने या जय सिंह फर्स्ट ने एक स्वर्ण अश्रफी दी, एक स्वर्ण अश्रफी दी। तो मतलब ये स्वर्ण मुद्रा कह सकते हैं, स्वर्ण अश्रफी कह सकते हैं। इनसे संबंधित डिटेल में हम यदि ऑफलाइन में पढ़े 2 घंटे की इनकी आराम से क्लास हो सकती है, नो डाउट। लेकिन यदि हम ऑनलाइन में इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट की हम बात करें, सबसे पहले यह पूछा जाता है कितने मुगल बादशाहों के समकालीन थे। यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि शाहजहां के पुत्रों के में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था उसमें जयपुर के किस शासक ने भाग लिया था, आमेर के किस शासक ने भाग लिया था, उनके दरबारी विद्वान कौन थे, उन्होंने किसकी रचना की थी। या फिर एक बार यह भी पूछा गया था कि प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण अश्रफी जो है वो बिहारी को बिहारी सतसई की रचना के लिए किस शासक ने दी थी? वो थे मिर्जा राजा जय सिंह जी। और मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो इनको कौन प्रदान करते हैं? वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि मिर्जा राजा की उपाधि इनको किसने दी। तो यहां पर हम बात करते हैं इनको मिर्जा राजा की उपाधि इनको मिर्जा राजा की
उपाधि शाहजहां ने दी। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। कब दी थी? कंधार अभियान के दौरान। कंधार अभियान के दौरान। और कंधार अभियान इन्होंने कब किया था? 1638 से लेकर 49 तक काफी लंबा ये अभियान चला था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर के एक पहले शासक थे जिनका नाम था मिर्जा राजा मान सिंह, और ये दूसरे हैं मिर्जा राजा जय सिंह जी फर्स्ट। इसके बाद में हम जिनकी बात करेंगे वो शासक कौन होंगे? वो शासक होंगे सवाई जय सिंह जी। इनसे पहले हम बात कर लेते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह की हमने बात कर ली। इनके बाद में कौन शासक बनते हैं? तो इनके बाद में शासक बनते हैं जिनका नाम है राम सिंह। तो यहां पर हम बात करते हैं राम सिंह जी, इनके पुत्र हैं। 1667 से लेकर 1700 तक वो शासक रहते हैं। वैसे ये 89-88 तक शासक रहते हैं। 1688। इसके बाद में एक शासक बनते हैं बिशन सिंह जी। तो यहां पर राम सिंह जी से संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो पहली बात तो मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र, जय सिंह के ये पुत्र थे। और इनकी हवेली का नाम क्या था? राम सिंह की हवेली। राम सिंह की हवेली। और ये हवेली कहां पर है? ये आगरा में पड़ती है। और इसी के अलावा हम एक नोट लगाकर लिख सकते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोट, रूप सिंह की हवेली। रूप सिंह की हवेली जो है ये कहां पर है? ये हवेली दिल्ली में है। और इसमें किसको रखा गया था? कुंवर अजीत सिंह को रखा गया था। कुंवर अजीत सिंह। और ये कहां के हैं? मारवाड़ के हैं। जब औरंगजेब ने इनको लाहौर से मंगवाया था तब यहाँ पर रूप सिंह जी की हवेली में इनको रखा और यहीं पर इनको मुस्लिम शिक्षा दीक्षा देने की व्यवस्था करी। लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। दुर्गादास राठौड़ ने इनकी योजना जो है वो कह सकते हैं असफल कर दी थी। राम सिंह की हवेली की यहाँ पर बात करें तो इसमें शिवाजी को रखा गया था। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है कि शिवाजी को आगरा में किस हवेली में रखा गया था? तो इसमें शिवाजी को नजरबंद करके रखा गया। नजरबंद करके रखा गया। और वो किनकी देखरेख में? राम सिंह जी की देखरेख में, क्योंकि मिर्जा राजा उनको लेकर के आए थे। इनके पुत्र थे राम सिंह जी, तो इनको जिम्मेदारी दी थी कि भाई शिवाजी जो है उनके ऊपर नजर रखनी है। लेकिन फलों की टोकरी में बैठ करके शिवाजी वहां से फरार हो जाते हैं और बाद में कई एक प्रकार से प्रयास करने पर भी औरंगजेब के हाथ में नहीं आते हैं, सूरत को लूट लेते हैं। और बहुत सारी जो ये बातें हैं ये सब हम शिवाजी के साम्राज्य से संबंधित पढ़ते हैं। इसके बाद में राम सिंह जी के बाद में शासक कौन बनेंगे? बिशन सिंह जी शासक बनेंगे। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं बिशन सिंह। बिशन सिंह जी शासक बनेंगे 1688 से लेकर 1700 ईस्वी तक। इनका कार्यकाल कोई ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सवाई जय सिंह जी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी। अपना जो जयपुर जिला दर्शन चल रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कौन है? सवाई जय सिंह जी। जयपुर की उन्होंने स्थापना की, बहुत सारे उन्होंने निर्माण कार्य करवाए थे। उन सभी की बात जो है हम वो कल की क्लास में करने वाले थे। आज हमने जयपुर के इतिहास में, कछवा राजवंश के इतिहास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो आज प्राप्त की। कल मिलते हैं एक नई क्लास में। जयपुर के इतिहास के पार्ट 2 की बात करेंगे, सवाई जय सिंह जी की बात करेंगे। जितने भी साथी लाइव हैं, आज लाइव की संख्या कम थी साथियों, कल इससे ज्यादा प्रयास करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब भी इस क्लास को शेयर करना है। मजा तब आता है जब आप सभी साथी शेयर करते हैं। आज हमने प्रारंभ में तेजकरण दुल्ले राय से लेकर के सवाई जय सिंह जी तक की बात कर ली है। कल सवाई जय सिंह जी की बात करेंगे। जितने भी साथी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।